हमारे श्री भगवान दास जी सरदानी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हम पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि नाम के अनुरूप इस क्षेत्र की जनता को भगवान के रूप में मिले हैं। आपको किसी भी टाइम हम लोग जा करके कोई भी समस्या हो, खड़े खड़े ऑन स्पॉट फोन पे उसका निराकरण करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आपके मंत्रिमंडल के अलावा आप हमारे जो विधायक महोदय हैं, ये बहुत ही हम लोगों का एनी टाइम ध्यान रखते हैं। और अभी वर्तमान में स्मार्ट सिटी का जो उद्घाटन कराया था, जिसमें हमारे कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जी महोदय पहुंचे थे। मंच के माध्यम से मैंने तो पहली बार सुना है कि किसी विधायक ने अधिकारी कर्मचारियों के हित के डीए की मांग की हो, डीए और डीआर की मांग रखी थी। आशा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हम अधिकारी कर्मचारियों की उस मांग को मैं इस मंच से भी रखूंगा। निवेदन करता हूं कि आगे इस पर निर्णय लेंगे, ये उनका स्वविवेक है। उक्त संबंध में हमारे जो मंच पर आसीन मुख्य अतिथि महोदय के साथ विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र सिंह जी, आप वर्तमान में संगठन के यहाँ भोपाल के प्रभारी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। आप हमेशा हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन देते रहते हैं, चाहे आम नागरिक हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो। और हमारे संघ के पितृ पुरुष के रूप में पधारे हमारे पूर्व अध्यक्ष दोनों बैठे हुए हैं। हमारी दो पीढ़ी यहाँ बैठी है, श्री अमर सिंह जी परमार और श्री एस.एन. गांधी जी। आप दोनों का सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को सदैव संबल देता रहता है। संघ के बारे में हम बता रहे हैं कि राजपत्रित अधिकारी संघ सदैव आज के इस कार्यक्रम में एक चीज मैं भूल गया था, हमारे विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी और प्रांताध्यक्ष भी पधारे हैं। प्रांतीय भी हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो महिला वर्ग है, महिला हमारे साथी हैं, प्रेस मीडिया, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। संघ के तारतम्य में जो हमारे विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों में राजपत्रित अधिकारी संघ सदैव एक बड़े भाई की भूमिका में रहता है। राजपत्रित अधिकारी संघ एक तरह से आप सभी को मालूम है लोकतंत्र के एक स्तंभ कार्यपालिका का मेरुदंड है। राजपत्रित अधिकारी ऊपर को भी बैलेंस करता है, नीचे को भी बैलेंस करते हुए सभी तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। हमने राजपत्रित अधिकारी संघ के 2 प्रकोष्ठ भी बनाए हैं। हमारे पेंशनर्स के रूप में पेंशन प्रकोष्ठ के अधिकारी श्री हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश वर्मा जी हैं। वो जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सेवा निवृत्ति के बाद कई लोगों के जो प्रकरण निराकरण नहीं होते हैं, उनके लिए संघ एक अहम भूमिका अदा करता है। महिलाओं के लिए दूसरी ज्योत्सना गुर्जर जी हैं, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष। वो महिलाओं के तारतम्य में आगे ध्यान रखती हैं। और मांगों के संबंध में चूंकि अब हमारे किसी भी प्रांतीय सम्मेलन जब भी होते हैं, वार्षिक सम्मेलन, उसमें विभिन्न संगठन आते हैं और अधिकांशतः हमारे जो जिला और संभाग के अध्यक्ष रहते हैं, उनसे हम विशेष चर्चा करने के पश्चात एक जो ज्ञापन तैयार करते हैं, उन ज्ञापनों में अधिकांश मैं आपको बता दूं इस मंच के माध्यम से, अधिकांश मांगे ऐसी हैं जो जिसमें सरकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं है। दूसरा मेन संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2023 में संकल्प में जो बातें कर्मचारियों के हित में की थी, उनके तारतम्य में भी मैं इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा। वैसे बीच बीच में शासन को देता रहता हूं। माननीय जी से मेरा ये निवेदन है कि जो मांगों के स्वरूप में है, मैं संक्षेप में 2-4 चीजें बता देता हूं कि पूरे प्रदेश में अभी हम लोग केंद्र सरकार से 55% डीए डीआर के रूप में पिछड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि डीए और डीआर हमारे सेवानिवृत्त साथियों के लिए
आज नहीं तो कल सरकार को देना ही है, तो क्यों ना आज इस शुभ घड़ी में हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करते हैं, तो ये हम सभी का सौभाग्य होगा। इसमें डीए के अलावा पदोन्नतियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया ही है कि शीघ्र ही हम कोई न कोई रास्ता निकाल के आदेश जारी करने वाले हैं। पदोन्नति के आदेश की प्रत्याशा में है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी पदोन्नति और एचआरए और विभिन्न भत्ते जो वर्षों से फिक्स थे 2016 से, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा फिक्स किए हुए एचआरए और अन्य भत्ते प्रदाय किए गए और पदोन्नति का भी आदेश शीघ्र जारी होगा। इसमें एक और सरकार की मंशा के अनुरूप आज संकल्प पत्र में डीए का एक था, दूसरा था सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करना। अभी प्रदेश में कुछ विभागों में 65 है, कुछ में 62 है। या तो 65 से 62 हो जाए सबकी, या 62 से 65 हो जाए। ये विचार है, क्योंकि संकल्प में हम मांग नहीं कर रहे हैं, एक रूपता करना। तीसरा संकल्प में 300 दिवस के अर्जित अवकाश का था। 300 दिवस का सरकार की मंशा के अनुरूप आदेश जारी हुआ, लेकिन वास्तव में हमें मिलता नहीं है, क्योंकि 91 का जो गणना फार्मूला है वो उसमें डला हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है कि ये वित्त विभाग से अलग से इसमें संशोधित इसको 91 का फार्मूला उठाकर हमें 300 दिन का अर्जित अवकाश का दिया जाए। और पदोन्नतियों के बारे में तो बताया ही है। इसमें हमारे 2016 से मेरा ये निवेदन है कि आदेश दिनांक से हमें आर्थिक लाभ, हमारे जो 2016 के बाद हजारों साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको आर्थिक लाभ नहीं, कम से कम पदनाम उनको मिले, ये मैं इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं। पदोन्नति के जो आदेश हों उसमें ये चीज मेंशन रहे कि जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं उनको भी पदनाम मिल जाए कम से कम, ऐसा मेरा निवेदन है। और पदोन्नति का बहुत पहले से मैं ये मांग करते आ रहा हूं कि पदोन्नति का एक ही रास्ता है कि जिस तरह से बेस्ट पदोन्नति आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, वित्त विभाग में 5 स्तरीय वेतनमान है, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। उसमें वरिष्ठता के आधार पर सीधा 5 स्तरीय वेतनमान दे दे तो ये समस्या ही हल हो जाए। 5 स्तरीय वेतनमान के बारे में हम वर्षों से मांग कर रहे हैं, लास्ट तक हमने भी ये कहा, लेकिन अब यदि इस पर विचार हो जाता है तो न किसी से पूछने सबकी सहमति हो जाएगी। सभी संगठन इस बात में सहमत है कि 5 स्तरीय वेतनमान यदि प्रदेश के सभी विभागों में ये लागू हो जाए, उसमें ये ना हो कि नहीं यूपीएससी से आता है उसको अलग, सब में ये चीज यदि लागू हो जाती है तो ना इसकी बैठक करना ना उसकी बैठक करना, लगभग 99% यही सभी लोग अभी हाथ खड़ा करके कह रहे हैं। क्या सभी सहमत हैं? जी हाँ। तो इसमें और भी है, जैसे उच्च शिक्षा विभाग में ढेर सारी स्थितियां ये हैं कि प्राध्यापकों को पदनाम नहीं दिया गया है, वो दिया जाए। और पेंशनर्स के लिए 49 धारा जो कि चक्कर में 49/6 जो ब्रैकेट में उसको बार छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना पड़ती है, उसको समाप्त किया जाए ताकि पेंशनर्स को वो जो है जैसे शासकीय सेवारत कर्मचारियों को डीए मिलता है उन्हें डीआर मिले। और पेंशनर्स का जो पेंडिंग डीआर है वो उनको शीघ्र प्रदान किया जाए। अंत में मैं यही कहूंगा, समय चूंकि कम है, ऐसे निर्देश है कि शीघ्र किया जाए। अंत में साथियों, और मैं मेरे पीछे मत चलो, हो सकता है मैं नेतृत्व न कर पाऊं, मेरे आगे मत चलो, हो सकता है मैं अनुगमन न कर सकूं, बस मेरे साथ चलो मित्र बनकर, ताकि हम सब मंजिल तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत, जय माता। मैं ज्ञापन दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबकी ओर से हमारे प्रांताध्यक्ष साहब है ना ज्ञापन दे रहे हैं माननीय सीएम साहब को, हम सबकी ओर से ज्ञापन दे रहे हैं विभिन्न मांगों का। माननीय सीएम साहब हमारी मांगों का न्यायोचित तरीके से निराकरण करेंगे, ऐसी हम सबको आशा है। आदरणीय महेंद्र सिंह साहब को, माननीय एमएलए साहब को आप ज्ञापन देंगे।
माननीय सीएम साहब संबोधित करने जा रहे हैं। हम सब लगातार तालियों और कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करें। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के इस प्रांतीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सतनानी जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, संगठन प्रभारी जिला भोपाल, पूर्व अध्यक्ष बीज विकास निगम, और आपको भी धन्यवाद, आपके बोलने का समय भी आपने मुझे दे दिया है। इस अवसर पर और डीके यादव जी, अलग अलग जो संगठन के सभी माननीय पदाधिकारीगण, अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण आज के इस अवसर पर ज्ञापन दिया। हमारा ये दे दो आपके हाथ में। जब मैं अपने राज्य के राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में आकर के शामिल हो रहा हूं तो मुझे सर्वप्रथम तो पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है और हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कश्मीर, क्या हमारा मध्य प्रदेश, सारे प्रदेश, सारे समाज, सारे संगठन सब एकजुटता के साथ पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपोजिशन भी, पक्ष वाले भी, सारे लोगों ने एकजुटता से इस नृशंस हत्याकांड की निंदा भी की है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को न केवल देश बल्कि विश्व से भी सब प्रकार का समर्थन मिल रहा है। और ये बात भी सही है, आज हमने सबने मन की बात भी मैंने सुनी है, हमने कई लोगों ने सुनी होगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दोहराया कि इस घटनाक्रम के जिम्मेदारों को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे अपने देश का संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सब जब आज लोकतंत्र के अंदर अपने लोकतंत्र की खूबसूरती के बलबूते पर दुनिया के अंदर भारत की चारों तरफ की प्रगति देखते हैं, सभी प्रकार के कारणों से, अलग अलग प्रकार की मदद करने से, खासकर कश्मीर की 1947 के बाद का दंश, 370 हटाने के बाद जो कश्मीर एक अलग प्रकार से दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा था। हमने सबने देखा कि लोकतंत्र भी वहां खूबसूरती से, भले अपोजिशन की सरकार बनी, निर्वाचन का मतलब ही है कि निर्वाचन में कोई भी जीत सकता है। तो न केवल उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सामान्य हमारी प्रशासनिक दक्षता, ये सारी बातें दुश्मन को हजम नहीं हुई। इसलिए वो अपने कारण से, लेकिन किसी भी कारण से जिसने भी गलती उसको, और कितना कायराना तरीका है, कोई कभी कल्पना कर सकता है कि आप लेकर आओ निरापराध महिला बच्चों को धर्म के नाम पर उनकी हत्या करो। इतने हिम्मत बहादुर थे, आ जाते हमारे सशस्त्र बल के सामने, पते नहीं चलते, चिंदे चिंदे कर दिए जाते, उनके हाथे पते नहीं लगते। ये भारत की फौज और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका है। लेकिन कोई बात नहीं, चूहे की तरह आकर के कायराना हरकत कर गए, लेकिन जिस भी दिल में छुपे हैं उस दिल की जमीन मालिक को भी और किए जाने वाले अपराधियों को भी सजा मिलेगी, ये भरोसा हम सबको है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ आ रहा हूँ तो आपको भी अलग अलग प्रकार से आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने अधिकारी कर्मचारी संघ आपके अपने काम के बलबूते पर अपने कल्याण की योजनाओं को सच्चे अर्थों में हम तो निर्णय करते हैं, लेकिन लागू करने के लिए नीति बनाने में आप भी सहभागी रहते हैं, आपकी भूमिका भी बराबर है। इसलिए सरकार अगर अच्छे निर्णय करती है तो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री का तो रोल होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका भी होता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे परिवार की तरह है अधिकारी कर्मचारी संघ, सरकार का समग्र बड़ा परिवार है जिसमें अपनी सबकी बड़ी बड़ी भूमिका है। जब हम विकास की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं,
सबके लिए हित की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे पीछे रह सकते हैं? हम सामाजिक सुरक्षा की बात करके छोटे से छोटे आदमी की चिंता करते हैं, तो आपको तो नहीं छोड़ सकते। यद्यपि समय की कमी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमारे अपने चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में, गांव में, युवा, महिला, गरीब, किसान, हम सबकी चिंता कर रहे हैं। तो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे नजर से ओझल नहीं हो सकते। आपके हित की बात भी निश्चित रूप से हमको सबसे पहले याद है। आप सबको भी उस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसे आपके कार्यों के प्रति भी आपके समर्पित भाव के लिए मैं अपने सभी शासकीय सेवकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। आपकी सभी सेवा शर्तें और विभिन्न मांगों के प्रति मुझे मालूम है, पिछले समय हमने काफी मांगे मंजूर कर दी, लेकिन आपने फिर कुछ बताइए, उस पर भी हम ध्यान दें, छोड़ने वाले किसी के नहीं। लेकिन आपने देखा ही है, यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता में हमने बढ़ोतरी की है। पिछले समय इसका लाभ आपको दिया गया है। दिया तो ताली कम कर रही है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। जब काम करते तो पीठ भी थपथपाने की इच्छा रखते हैं, जब पीठ थपथपाई जाए तो आगे और काम करने की हिम्मत होती है। मुझे मालूम है आपके लिए कुछ हमने और भी अपने गुलदस्ते में कुछ और सजा के लाने का प्रयास किया है। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है, तो आपने अभी कुछ मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहां से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए आईटी सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम, अपने 60 दिन का भी टाइम नहीं निकला है, इसलिए जीआईएस भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते हुए, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए, तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ, क्या आबाद हुआ, लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने कहा तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला, या तो कदम कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब मत देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं, आप सड़क पे कभी आप चलोगे रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का, जो भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए, यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निष्ठ हैं और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। ये अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूं और भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे, तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे, तो प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए, उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसलिए हमने हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, ये राजधानी कितनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया,
और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण और सब प्रकार के काम किए। ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है, लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जो हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जोड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं, इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो, वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य का शासनकाल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को शासन की व्यवस्था की। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए जिस तरह उनकी राजधानी थी अवंती इंदौर उज्जैन के रास्ते पर, तो हमारी राजधानी का एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पर भी बनाया जाएगा ताकि वो गौरवशाली अतीत से हम वापस जोड़ पाए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, राजा भोज की बात करते, शासन के सुशासन की बात करते, तो यहाँ मित्र बहुत सारे करेगा हमारे लिए भी तो करो, अगर यहाँ आएंगे बात कुछ तो करो, हमको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में भी आज की व्यवस्था के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं और तुरंत लागू करता हूं, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मनाकर के किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से मना, ऐसे में हम सब जानते हैं जब आप 2-4 खड़े हो बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी नहीं कह सकता। बहुत धन्यवाद। जब हमने हमारे बीच में हमारे लोगों के बीच बात कर रहे हैं, बैठा जाता है। आपकी विनम्रता को, आपके प्रोत्साहन को प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय में जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं। आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारा अधिकारी कर्मचारी है जिसके माध्यम से नस नाड़ी तक ये रक्त से जीवन की ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है शरीर में, वो भूमिका आप सबकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब ये बात मेरे ध्यान में आई है कि 2016 से पदोन्नति लटकी हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी सबकी अपने सारे वर्गों के लिए समान रूप से उन्नति कराने के लिए अवसर खोलेंगे ताकि सबको इसका लाभ मिले
और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जो जो आपने कहा वो सब भी लाभ दिलाएंगे। मुझे बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग में और कई विभाग में कई सारे लोगों की जब भर्ती होती है फिर 2-4 साल की छुट्टी तो पद खाली पड़े जाते। मैं समझ नहीं पाता हूं ऐसा क्यों होना चाहिए। भाई जब भर्ती पीएससी खुलेगी तब वापस भर्ती करेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आजादी के बाद 3-4 बार ही भर्ती हुई जब पीएससी की। हमने प्रबंधन किया सारे विभागों के अंदर जिनके पद स्वीकृत है पीएससी खाली होने के साथ ही भर्ती करने का अभियान चलाए, कोई पद खाली नहीं रहे, हमेशा ही पद भरे जाए। ये सभी विभागों को लागू हो। जब शासन के पद मंजूर है, व्यवस्था ऑलरेडी है, तो क्यों अपने को किसी का इंतजार करना, गाय की बार बार स्वीकृति लेना, कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं। एक बार पद स्वीकृत है इसका मतलब रिटायरमेंट के साथ पारिवारिक प्रोसेस विभाग करेंगे और अपने अपने पदों पे योग्य नए खुद को नियुक्ति मिलेगी। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मुझे बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है। ढेर सारे कार्यक्रमों में जाने के कारण से मैं आपसे विनम्रता से महेंद्र सिंह जी से उनका भी समय मैंने लिया है। भगवान भैया आपके बीच है ही सही, लेकिन आप सबके साथ मिलकर के जो बात करने का मजा आता है उसकी बात ही कुछ और है। हम और आप सब मिलकर परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से और अच्छा करते जाए, ये आज के अवसर पर अपेक्षा करते हुए पुनः आपके सम्मेलन के प्रति शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका हार्दिक आभार। आपने आने के लिए अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए लगभग 8-10 साल से पुराने समय से आने वाली मांग की पूर्ति की थी। हम लगातार अधिकारी कर्मचारियों को अपने काम की दक्षता के बलबूते पर जब काम के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके हितों के लिए भी हम बराबर ध्यान रखते हैं। हमें इस बात का संतोष है कि बीते समय किए गए कामों के बलबूते पर अधिकारी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। लेकिन मुझे आज याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार के समान हमारे सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 55% भत्ते की मांग की गई थी। मैंने आज इस मांग पर गौर करते हुए आज यही से घोषणा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 1/7 2024 से 3%, 1/1 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करते हुए वर्तमान में महंगाई भत्ता भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के समान 55% करने की मैं घोषणा करता हूं और त्वरित गति से इसको लागू किया जाए। महंगाई एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक समान 5 किस्तों में कर दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस घोषणा की लाभान्वित होने वाले परिवारों को बधाई। मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी सरकार चाह रही है कि सभी वर्गों को समेकित रूप से जो 2016 से पदोन्नति के मसले में
समिति बनाई गई थी और अधिकारियों से भी दोनों वर्गों से बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के बीच का रास्ता निकालते हुए हमारे अपने पदोन्नति के द्वार भी खोले जाए। मैं मान के चलता हूं कि हमारे भगवान महाकाल से आएगा तो जल्दी वो अवसर आएगा जब हम इसकी घोषणा करके न केवल घोषणा उसको लागू भी कर पाएंगे। पाकिस्तान ने जो कायराना जारी करी थी, मैं इस बात के लिए मैंने बीते दिन हेडक्वार्टर पुलिस में जाकर के हमने न केवल इस बात की समीक्षा की बल्कि भारत सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के पालन के लिए एक एक पाकिस्तानी व्यक्ति को चुन चुन करके उनको उनके जगह पहुंचाने के लिए गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस पूरे पहलगांव की घटना को लेकर के हमारे सर से अपेक्षा कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर समाज भी इस बात से लिए एकजुट है कि हर हालत में पहलगांव के दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने किसी प्रकार के जिहाद की लव जिहाद की मध्यप्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूं मध्यप्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहां जगह नहीं है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज इंदौर के अंदर आईटी का एक बड़ा जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के माध्यम से 60 दिन से भी कम समय में हमने अपने रोजगार का जो अभियान चलाया हुआ है और ये वर्ष तो हमने रोजगार उद्योग वर्ष के नाते से माना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आईटी और उससे जुड़े उद्योग के बहुत बड़े पैमाने पर देश और देश के बाहर के लोग भी और प्रदेश के लोग भी आज इंदौर में जुटने वाले हैं। तो जब मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा हूं तो इसी के साथ साथ इंदौर की घटना और इंदौर में होने वाले कार्यक्रम की स्पंदन भी मुझे अपने आप में हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से मध्यप्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला, युवा, किसान, गरीब सबको लेके चलना चाहेगी। और उसी सिलसिले में एक जानकारी और देना चाहूंगा कि हमारे किसानों के लिए भी बिजली के लिए अभी हम पे निर्भर रहना पड़ता मध्यप्रदेश सरकार पे। आने वाले समय में हम सभी किसानों को 32 लाख किसान है जिसमें 1.5-2 लाख किसान अस्थायी कनेक्शन वाले हैं। इसमें 10 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 और 1 नीचे तक के क्रमशः ऐसे सारे किसानों को सोलर पंप देकर के हम बिजली के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो 32,000 किसान ऐसे थे जिनने पहले 10-12 साल पहले पंजीयन कराए थे, उनको सोलर पंप नहीं मिले थे। तो हमने योजना अनाउंस कर दी है। सबसे पहले हमने उनको जिनने पंजीयन पहले से कराया उनको जोड़ते हुए 1 लाख कनेक्शन हम तुरंत जारी करने वाले हैं। और इसमें भी जो 5 लाख का 10 हार्स पावर तक का सोलर पंप है, किसान से केवल 10% राशि लेगी। इसी प्रकार से 2.5 लाख का 5 हार्स पावर तक का पंप है, उसमें भी 10% की राशि उसको लेकर के उसको न केवल अपने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बाकी प्रयास तो ये रहेगा कि ज्यादा बिजली बनाए तो किसान से खुद सरकार बिजली खरीदेगी। इस संबंध में भी हम काम कर रहे हैं, इसकी जल्दी घोषणा की जाएगी। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों को, आईटी से जुड़े युवाओं को, आकांक्षी युवाओं को, नए उद्यमियों को सबको बधाई।